हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं सेक्शन 3 सीआरपीसी का और उससे आगे। दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करता हूं और हमारा मकसद यही है कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल हो, यूजफुल हो और आपको हम अधिकारी बनते देखना चाहते हैं, जुडिशियल अधिकारी बनते हुए देखना चाहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, मतलब कोई भी वर्ड वहाँ रेफरेंस दिया गया, मतलब कोई भी वर्ड दिया गया सीआरपीसी में, तो उसका मीनिंग क्या होगा ये बोल रहा है। अब बोल रहा है कि वर्ड दिया हुआ है विदाउट क्वालिफाइंग, मतलब ये नहीं लिखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, लेकिन मजिस्ट्रेट लिखा है। तो क्या होगा, तब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको अपने आप माइंड में उसका मीनिंग लेना है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद यदि मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिया है, आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको मान लेना है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मान लेना है। और मीन्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसका मतलब कि बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम या डीएसएलआर या सर्किल ऑफिसर, इस तरह से आपके एसडीओ, इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा। उसके बाद है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, तो ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उसी तरह से मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं होता, वहाँ होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया भी अब यही लागू हो गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हटा दिया है, अब होता है डायरेक्टली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। एनी रेफरेंस टू मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मीन्स क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया में, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है दोस्तों, तो सेक्शन आप 8 देखेंगे, सेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी। उसमें बोला गया कि 10 लाख से अधिक का पॉपुलेशन किसी भी टाउन का है, प्लस, और नहीं अथवा नहीं है, प्लस है, प्लस मीन्स एंड स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर इट एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो वह मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन टाउन, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाएगा। उसके बाद चलिए अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ना, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में वो सीएमएम कहलाएगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और आउटसाइड वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में चीफ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मीन्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऐसे, और आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोलोगे तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास बोलोगे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी एरिया कितने थे, 3 थे ना, अंग्रेज के समय की बात कर रहा है, तो उस समय 3 थे और बहुत समय तक ये ऐसा चलते आया, और ये चलते रहा 1873 तक चलता रहा, जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया तब अमेंड हुआ सब। तो प्रेसिडेंसी चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कहते थे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कहते थे प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। अब नहीं है, ये कहीं भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि इंक्लूड मेट्रोपॉलिटन एरिया फर्स्ट मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्साइजिंग द जुडिशियल सच एरिया, ठीक है। सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास वहाँ नहीं होता, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, बार बार रिपीट कर रहा है। फंक्शन एक्सरसाइज बाय मजिस्ट्रेट रिलेट्स टू मैटर इन्वॉल्व, अब मीन्स
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुडिशियल फंक्शन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लेजिस्लेचर फंक्शन होता है कि कानून बनाना, पार्लियामेंट का भी लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का प्रिवेंटिव मेजर भी लेना होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव मेजर है ना, 100 धारा जैसे 144 लगाना वगैरह वगैरह। उसके बाद अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या काम होता है, जजेज का क्या काम होता है, तो कोई भी आप वो किए हैं अपराध तो उसको वो सजा देता है, जुडिशियल फंक्शन ये कहलाता है। ठीक है, तो उनका काम होता है कि एप्रिसिएशन एंड शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस, है ना, फॉर्मूले मतलब ये बताएगा कि किसकी जिम्मेदारी है कि एविडेंस देगा, फॉर्मुलेशन ऑफ डिसीजन, एनी डिसीजन को फॉर्मुलेट करेगा, एक्सपोजेज एनी पर्सन ऑफ एनी पनिशमेंट या पेनाल्टी, किसी भी पर्सन को कोई भी पनिशमेंट देगा या किसी भी पर्सन को कोई भी पेनाल्टी देगा या किसी पर्सन को डिटेंशन इन कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है तो उसको डिटेंशन इन कस्टडी करेगा। जैसे नॉन अवेलेबल सेक्शन वाले को जैसे मर्डर किया है, आतंकवादी गतिविधि में बम विस्फोट किया है, तो इतना जल्दी उसको बेल नहीं हो जाता है। इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी क्या होता है कि इंक्वायरी होता है कि मजिस्ट्रेट व्हेनेवर मेक इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, तो वो इंक्वायरी होता है जब ऑफिशियल काम और जुडिशियल फंक्शन कर रहा है मजिस्ट्रेट, लेकिन ट्रायल नहीं कर रहा तो इंक्वायरी है। ट्रायल कर रहा है किसी भी एक्यूज का तो वो ट्रायल होगा। तो मजिस्ट्रेट दो तरह के काम करते हैं, या तो इंक्वायरी कर रहा है या ट्रायल कर रहा है। ट्रायल भी एक तरह का इंक्वायरी ही है, लेकिन प्रत्येक इंक्वायरी ट्रायल नहीं है, लेकिन प्रत्येक ट्रायल इंक्वायरी है। तो इंक्वायरी का दायरा बड़ा है, लेकिन नॉर्मली हम लोग ट्रायल और इंक्वायरी अलग अलग रखते हैं। यदि जुडिशियल फंक्शन कर रहा है और किसी एक्यूज का ट्रायल हो रहा है तो ट्रायल ही होगा। यदि जुडिशियल फंक्शन कर रहा है लेकिन किसी एक्यूज का ट्रायल नहीं हो रहा तो वो इंक्वायरी कहलाएगा। पुलिस यदि इंक्वायरी करता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव और तो पुलिस का कोर्ट का मजिस्ट्रेट का काम है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम क्या है कि ये बताना कि किसके ऊपर एविडेंस ऑफ मीन्स बर्डन ऑफ एविडेंस है, कौन एविडेंस देगा कौन एविडेंस नहीं देगा, एविडेंस को ओथ पे लेना, उसको पनिशमेंट देना, उसको पेनाल्टी देना, उसको जेल में भेजना, ये सब काम क्या है, उसको सजा देना, है ना। फांसी की सजा भी दे सकता है, कौन देगा, लेकिन फांसी की सजा एडीजे कम से कम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कम से कम, या उसके ऊपर वाला। लेकिन मजिस्ट्रेट का सबका अलग अलग है। जेम एससी 1 साल का सजा दे सकता है, जेम एफसी दे सकता है सजा, जेम एफसी देगा 3 साल का सजा, एससीजीएम 7 साल का सजा, सीजीएम 7 साल का सजा, असिस्टेंट सेशन जज 10 साल का सजा और एडिशनल सेशन जज फांसी, सेशन जज फांसी, हाई कोर्ट फांसी, सुप्रीम कोर्ट फांसी। बट नॉर्मली हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए ट्रायल कोर्ट, विल नॉट ट्रायल ए मैटर को ट्रायल आपको लोअर कोर्ट में ही करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ट्रायल भी करना है, इसको काम ट्रायल बिफोर ए कोर्ट, है ना, किसका काम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, है ना, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट के अंदर ट्रायल करना है, एक्सेसिबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्या फंक्शन है, तो यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वो करेगा, एग्जीक्यूटिव नेचर के काम करेगा, सच एज ग्रांटिंग द लाइसेंस जैसे बंदूक वगैरह का लाइसेंस कौन देता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देता है। सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस कौन करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है। सैंक्शनिंग ए प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन करना, जैसे आप यदि कर्मचारी सरकारी कर्मचारी पर केस किए हैं तो डीएम ही लिख के देगा कि यस यह इस पर केस चलाया जा सकता है, आई सैंक्शन इट, नोट और फाइल पुटअप होगा या आप लेटर दीजिएगा उस पर लिखेगा कि यस आई सैंक्शन इट,
तो वो उस पर केस चलेगा। तो विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, इस पर केस नहीं चलेगा, तो ये भी कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है। दिस आर सब्जेक्ट टू एफोरसेड बी एक्सरसाइज्ड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मीन्स कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये तो करेगा, इसके अलावा बहुत काम करता है। यहाँ तो सिर्फ सीआरपीसी में दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम, एग्जीक्यूटिव नेचर का काम, लाइसेंस बंदूक का देना, ये किसी भी चीज़ का लाइसेंस देना, सस्पेंशन, लाइसेंस सस्पेंड कर देगा, लाइसेंस कैंसिल कर देगा, किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर केस चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं जिसको नहीं है। तो इस तरह से ओवरऑल हम देखें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फंक्शन है कि केस को ट्रायल करना, इंक्वायरी करना, बर्डन ऑफ एविडेंस को लेना और ये बताना कि कौन एविडेंस देगा, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा, कौन सा नहीं होगा, और उसके बाद में किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट देना, जेल की सज़ा देना, पेनल्टी देना, और किसी को इन्वेस्टिगेशन ऑन है तो उसको मीन्स जुडिशियल कस्टडी में लेना, इंक्वायरी करना, ट्रायल करना, और ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट, है ना, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट कहता है, सीआरपीसी के अनुसार ही ट्रायल करना, है ना। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम है। उसके बाद कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फिर अलग है क्या, तो हाँ, तो उसका क्या काम है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना, एग्जीक्यूटिव नेचर के काम करना, लाइसेंस देना, जैसे बंदूक का लाइसेंस हो, कोई भी लाइसेंस हो, यही देता है। उसके बाद लाइसेंस सस्पेंड कर देगा, लाइसेंस कैंसिल कर देगा। उसके बाद सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये गलत है। सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन है जो क्या दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेरे को बताइए कि क्या सैंक्शन है, ये सही है, सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसी। अरे ये पब्लिक सर्वेंट होता है, तो पब्लिक सर्वेंट, यदि घर में आपको कोई सर्वेंट है, अच्छा काम नहीं करता है, तो उसके ऊपर यदि आप निकाल देते हो, उसको फाइन करते हो, उसको केस करते हो, उस पर केस चलाते हो, तो क्या इसके लिए यूएनओ से परमिशन लेना पड़ेगा? नहीं। इसीलिए तो भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। तो किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे केस करने के लिए किसी का सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होना चाहिए। और ये हो सकता है कि उसको तब तक, जब तक कोर्ट सजा नहीं दे देता है, तब तक प्रोटेक्शन फ्रॉम मीन्स आप पर्सनली न जाओ, यदि आप जाओ या आपके वकील के थ्रू एफआईआर हो, ये दिया जा सकता है, लेकिन सैंक्शन लेना है यही गलत है। किसी के सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट राष्ट्रपति, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और उसके मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर, इसको छोड़ करके बाकी किसी पर भी केस हो तो सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी भ्रष्टाचार रुकेगा। नहीं तो आप कुछ भी कर लो, मैं लिख के देता हूँ कि भ्रष्टाचार इंडिया से या पूरे वर्ल्ड से किसी जहाँ ये है वहाँ से खत्म नहीं होगा। दूसरा कहता है डबल प्रोसिक्यूशन, किसी को पर केस चल रहा है तो लग रहा है कि इस पर केस गलत चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर सकता है, उस पर केस नहीं चलने के लिए ऑर्डर कर सकता है कि इस पर केस नहीं चलेगा, है ना। सैंक्शन देना और सैंक्शन वापस भी ले सकता है। उस विड्रॉल का मतलब तो ही हुआ ना, विड्रॉल कैसे करेगा, सैंक्शन वापस लेगा तो विड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद अब चलो ट्रायल, सेक्शन 4। ट्रायल में क्या कहता है, ट्रायल में कहता है कि ट्रायल ऑफ ऑफेंस, सेक्शन 4 कहता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज। कहता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज। इंडियन पेनल कोड के तहत और दूसरे लॉ के तहत ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज होता है। कहता है कि ऑल ऑफेंसेज
अंडर द इंडियन पेनल कोड, है ना, shall be investigated, inquired into and tried, otherwise dealt with according to provision hereafter contained according to CRPC। इसका लैंग्वेज भी थोड़ा सा सही आपको करना है, करके नोट बनाना है, तब काम चलेगा। अब इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या बोल दिया आपको ऐसा लगता होगा, या तो इंग्लिश ग्रामर आपका काफ़ी मजबूत हो, ये बोर्ड मीनिंग इंग्लिश का काफ़ी मजबूत हो, तब सही लगेगा। तो यहाँ सिर्फ यही बोल रहा है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द CRPC। ठीक है, और दूसरे लॉ का भी CRPC के अनुसार ही होता है, अनलेस अनटिल उसका अपना प्रोसीजर न दिया हो। लेकिन कोर्ट मार्शल, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में जो कोर्ट मार्शल होता है, तो उसका CRPC के अनुसार नहीं होता, उसका अपना प्रोसीजर दिया होता है, उसके अनुसार होता है। ठीक है, कोर्ट मार्शल का रूल दिया होता है, उसके अनुसार होता है। अब चले तो यहाँ पर क्या बोलता है कि ऑल ऑफेंसेज को जो इंडियन पेनल कोड उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इन्वेस्टिगेशन ठीक है, लेकिन करता कौन है? पुलिस करता है, IO करता है, SHO करता है, थानेदार करता है, उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, और वह CRPC के अनुसार करेगा। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। और कोई भी इंक्वायरी होगा, वो कौन करता है इंक्वायरी? तो इंक्वायरी या तो जज करेगा, जज द्वारा अपॉइंटेड पर्सन करेगा, या जज मिस मजिस्ट्रेट करेगा, खुद करेगा, तो इंक्वायरी हो जाएगा। अदर देन ट्रायल, वो ट्रायल नहीं कर रहा हो तो बाकी जो कामें करती है केस से रिलेटेड, तो उसको इंक्वायरी बोलते हैं। उसके बाद ट्रायल भी कर रहा है तो इंक्वायरी करेगा, तो वो उसमें भी बता दिया गया है कि CRPC के अनुसार करेगा। दूसरा है ट्रायल भी करेगा, तो उसमें भी बता दिया गया है कि CRPC के अनुसार बोलता है, करना है उसको। उसके बाद है ऑल ऑफेंसेज अंडर एनी लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड according to the provision of the means CRPC, है ना, otherwise dealt with according to the same provision, मतलब according to CRPC के अनुसार सभी इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेशन मतलब सभी ऑफेंसेज अंडर एनी अदर लॉ। ओहो, वहाँ वाला IPC वाला तो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल होगा CRPC के अनुसार, एनी अदर लॉ का इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल होगा भी CRPC के अनुसार, है ना। अदरवाइज डील विद अकॉर्डिंग टू प्रोविजन बट सब्जेक्ट टू एनी इनएक्टमेंट। यदि कोई आप एक्ट बनाया हो, उसका ट्रायल का प्रोसीजर भी बना दिए हो, रूल बना करके या एक्ट बना करके, है ना, सब्जेक्ट टू any enactment for the time being in force relating the manner of place of investigation, inquiry into or trial, तो वो उसके अनुसार होगा। अदरवाइज डीलिंग विद सच ऑफेंसेस, तो मान लो कि जैसे पॉक्सो का बनाते हैं या ऑफेंस, तो उसमें क्या होता है, चिल्ड्रन कोर्ट में ट्रायल होता है। बच्चों का ट्रायल कहाँ होता है? चिल्ड्रन कोर्ट में होता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अनुसार जुवेनाइल कोर्ट में होता है, तो वो स्पेशल एक्ट है, उसका उस कोर्ट में बोलता है। लेकिन उसका भी प्रोसीजर अलग है क्या? तो नहीं, उसका भी प्रोसीजर सजा वजा जितना लिखा है उतना उस पर लागू होगा, जो न लिखा है तो उस पर CRPC लागू होगा। ठीक है, अब सेक्शन 5 देखते हैं दोस्तों। सेक्शन 5 में कहता है सेविंग क्लॉज है, मतलब nothing contained in this code shall, in the absence of a specific provision to the contrary, affect any special or local law। कहता nothing contained in this code, मतलब इस कोड में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है या स्पेशल लॉ नहीं बनाया हुआ है, तो contained this code in the absence of specific provision to the contrary, और इसके विरुद्ध नहीं बनाया गया है प्रोविजन, अफेक्ट द स्पेशल लोकल लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। लोकल लॉ, स्पेशल लॉ
SC/ST ला जैसे है तो उसमें बोला गया है कि भाई एंटीसिपेटरी बिल लागू नहीं होगा, जबकि 438 में तो बोलता है एंटीसिपेटरी बिल तो लागू होगा। 438 सेक्शन है CRPC का, उसमें बोलता है एंटीसिपेटरी लागू होगा। तो कहता है कि यदि कहीं कुछ लिखा नहीं है CRPC में या प्रोविजन के अपोजिट लिखा नहीं है तो स्पेशल एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। स्पेशल एक्ट में यदि स्पेशली लिखा है तब भी अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्ट द स्पेशल और लोकल एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। जैसे आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट को CRPC अफेक्ट नहीं कर रहा है। एनी स्पेशल जुरिडिक्शन और पावर कन्फर्ड और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। तो क्या है, डोरी प्रोविजन एक्ट में 5 साल 7 साल सजा दे सकता है JMFC। CRPC के अनुसार तो 3 ही साल लिखा हुआ है। तो स्पेशल एक शब्द में कहिए सेविंग क्लॉज है ये कि भाई स्पेशल एक्ट को या लोकल एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। स्पेशल एक्ट क्या है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एक्ट, पोस्को एक्ट, डोरी प्रोविजन एक्ट, SC/ST एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट और एंटी करप्शन एक्ट 1989। तो ये सब क्या है, स्पेशल एक्ट है। लोकल एक्ट क्या हुआ, लैंड लॉ, बिहार लैंड लॉ, यूपी लैंड लॉ, ये सब लोकल एक्ट। मध्य प्रदेश हाउस कंट्रोल एक्ट, वेस्ट बंगाल हाउस कंट्रोल एक्ट, ये सब लोकल लॉ हो गया। सॉरी। तो दोनों को अफेक्ट नहीं करेगा। कौन सा, क्या अफेक्ट नहीं करेगा, CRPC में कुछ भी लिखा हो, नथिंग कंटेन्ड इन CRPC शैल अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल। आप ऐसे बोलिए, नथिंग कंटेन्ड in the CRPC shall affect any special or local law for the time being in force, है ना। या इसको ऊपर से anything contained CRPC shall not affect the special or local law। तो कल से हम देखेंगे दोस्तों चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड और ऑफिसेज मीन्स क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड कल से देखेंगे। तो क्रिमिनल कोड का यहाँ दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव कोड है, दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सेकंड क्लास का कोड है, तीसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोड है, और उसके पैरेलल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोड है, फिर सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है। इतना यहाँ दिया हुआ है कि हाई कोर्ट के अलावा इतने कोर्ट है। सॉरी, लेकिन मैं बताता हूँ दोस्तों, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, नो डाउट SDM कोर्ट था, रेवेन्यू वगैरह का, लैंड वगैरह का स्वाइस, DM का, कलेक्टर का कोर्ट होता है, DSLR का कोर्ट होता है, सर्किल ऑफिसर का कोर्ट होता है, नो डाउट, ठीक। उसके बाद होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कोर्ट, नो डाउट चलेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट, नो डाउट चलेगा। और मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का। लेकिन इसके अलावा भी होता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट, जो यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि यह 1973 में बनाया गया है और उस समय नहीं लिखा गया है, क्योंकि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होते हैं, लेकिन वो प्रमोटेड होते हैं, उनका पावर भी अलग होता है। इसलिए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर 7 साल है जेल का पनिशमेंट देने का, और JMFC का है 3 साल मात्र। उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर भी 7 साल है, वो हेड होता है, वो मास्टर ऑफ द ड्यूटी रोस्टर होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट का। उसके बाद होता है असिस्टेंट सेशन जज, जिसका पावर 10 साल है, वो यहाँ नहीं दिया हुआ। उसके बाद होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसका पावर फांसी तक का सजा देना है, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय 2 बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। उसके बाद है कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन का, डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो सिविल का आ जाएगा। हम पढ़े क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 क्या क्रिमिनल लॉ है, तो आप सेशन कोर्ट ही बोलिए, कोर्ट ऑफ सेशन है, उसका भी सजा फांसी देने का, सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय 2 बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। उसके बाद है हाई कोर्ट, उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट, जो कि क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों देखते हैं। तो हमको क्रिमिनल समझता था, क्रिमिनल कोर्ट या हाई कोर्ट देखता है तो हाई कोर्ट भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, इतना है। लेकिन यहाँ बहुत कम ही दिया हुआ है, तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ।
तो अगला वीडियो में ये अगेन रिकैप करेंगे, कवर करेंगे। आज तक हमारा पढ़ाई हुआ सेक्शन 5 तक। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपको अधिकारी बनते हुए